नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे पहली खबर की ओर। पहली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और साथ ही यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो इन योजनाओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब्दुल कलाम योजना और हुनर योजना जैसी पहली बड़ी भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़ा नया कानून लागू कर सभी को सम्मानपूर्वक समान अवसर देने का प्रयास किया गया। साथ ही अल्पसंख्यक विकास निधि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का कानून अल्पसंख्यक बहनों को कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का कानून अल्पसंख्यक बहनों को कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होगा आने वाले समय में। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर में सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भारत के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए किए जा रहे हैं, उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार दोनों मिले, उसके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब्दुल कलाम योजना से लेकर हुनर योजना तक जो है उनको आज रोजगार के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहे हैं। राज्य के अंदर भी हमने अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा में नया कानून लाकर सभी को एक समान रूप से उस कानून के अंदर लाकर सभी को लाभ मिले, सभी उस कानून के अंदर आच्छादित हों, सभी उसका लाभ उठाकर आगे बढ़ें। हम नया कानून उसमें लेकर आए हैं। अल्पसंख्यक विकास निधि भी हमने बनाई है, उसके अंतर्गत भी हम अनेक क्षेत्रों के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है सभी मिलकर हमारे राज्य के अंदर सभी समाज आगे बढ़े। हमने समान नागरिक संहिता का कानून भी लागू किया है, जो हमारे अल्पसंख्यक बहनों के लिए निश्चित रूप से उनको तमाम कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने का भी काम करेगा। अल्पसंख्यक तो देहरादून में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जनपद देहरादून के 28 कृषकों और 2 उद्यान कर्मियों को सेब और कीवी उत्पादन के प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश रवाना किया। मंत्री ने कैंप कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया और यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण डॉक्टर वाईएस परमार कृषि और वैज्ञानिक वानिकी विश्वविद्यालय नौड़ी सोलन में आयोजित किया जाएगा। और इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में सेब और कीवी जैसी उच्च मूल्य वाली जो फसल है उनमें उनको पैदा करने की बड़ी संभावना है और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम से किसानों को आधुनिक तकनीकी और बेहतर किस्मों और विपणन की जानकारी मिलेगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हिमाचल व कश्मीर के बाद हमारा प्रदेश एप्पल के उत्पादन में तीसरे नंबर पे है और कीवी पे आज हमारा प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। आने वाले समय में प्रदेश की इकोनॉमी में कीवी उत्पाद का एक बहुत बड़ा रोल होगा। अभी मैं 6 जिलों के दौरा करके आया हूँ और अधिकतर किसान कीवी के उत्पाद की ओर आ रहे हैं, क्योंकि कीवी को जानवर भी नुकसान नहीं करता है। और आज कीवी का एक दाना 25 रुपये का बिक रहा है, जो गोल्डन कीवी है 100 रुपये का बिक रहा है। सो अधिक से अधिक किसान इस ओर जुड़ रहे हैं। आज इनकी ट्रेनिंग के लिए एक दल को हमने 5 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए हिमाचल भेजा है और वहाँ से आने के बाद निश्चित ही एक मास्टर ट्रेनर के रूप में भी काम
तो अगली खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अमित सहगल, जो पेशे से पत्रकार है, और उसका साथी पार्थोशील शामिल है। दोनों को बुधवार को देहरादून पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। मृतक के भाई अरविंद मिश्रा ने आरोप लगाया कि अमित सहगल और उसके साथियों ने पंकज मिश्रा के साथ मारपीट की और उनका मोबाइल फोन छीन लिया, जिसके बाद उनकी मौके पर मौत हो गई। और एएसपी अजय सिंह ने बताया कि मामले की हर पहलू से गहनता से जांच की जा रही है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। दिनांक 16/12/25 की प्रातः जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है की मृत्यु हो गई है और अचेत अवस्था में अपने घर पर पड़े हैं। इस सूचना के आधार पर मैं पुलिस बल के साथ एसओ वगैरह पहुंचे वहां पर और वहां पर घटनास्थल निरीक्षण किया। तो चूंकि इस संबंध में एक सूचना पूर्व में भी मारपीट की आई थी एक रात्रि पहले, जहां पुलिस के कर्मचारी द्वारा अटेंड किया गया था और जो है जो मृतक थे उनके द्वारा कोई अभी कार्रवाई ना करने के लिए मना किया गया था। इस कारण पुलिसकर्मी वहां से वापस आ गए थे। उसी घटना की सूचना सुबह प्राप्त होने पर कि वहां पर वो अचेत अवस्था में पड़े, पुलिस बल पहुंचा था वहां पर और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया था। क्योंकि मामला सनसनीखेज था और एक दिन पूर्व में भी इस तरह की सूचना आई थी, तो समस्त आसपास के लोगों से और मृतक के पत्नी से भी इसमें जानकारी की गई। तो प्रथम दृष्टया पता चला कि 2 व्यक्ति जो नोन थे उसमें से एक, वो वहाँ पर एक दिन पूर्व में भी आए थे और मारपीट की घटना करी थी, और जिसके कारण जो है और उनका फ़ोन छीन कर ले गए थे और साथ ही साथ मारपीट के कारण उनको चोटें आई थी, जिसके कारण संभवतः उनकी डेथ हो गई। परसों की बात है, परसों रात में 10 बजे के आसपास अमित सहगल नाम का एक व्यक्ति अपने एक साथी के साथ में आया था और अमित सहगल ने रविवार के दिन, मैं मुंबई में था, रविवार के दिन अमित सहगल ने मुझे भी कॉल किया था और उनका जो बात करने का मुझसे तरीका था वो भी धमकी भरा था। तो क्योंकि मैं पंकज मिश्रा जी का छोटा भाई हूँ, सबसे छोटा, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें क्या ही समझा सकता हूँ। हाँ, मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर उन्होंने कोई आपसे बदतमीजी करी है, कोई बात हुई है, लोगों से ऐसा ना करें। बाकी मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है, आप दोनों दोस्त हैं, आपको समझ में आ रहा है व्यवहार तो संबंध रखिए, नहीं रखना है मत रखिए। तो धर्मनगरी हरिद्वार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया, यानी अस्त व्यस्त कर दिया। सुबह से ही शहर पर कोहरे की मोटी चादर छाई रही, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ गई। ठंड से बचने के लिए लोग चौक चौराहों, बाजारों और गलियों में अलाव तापते हुए नजर आए। बुजुर्गों, बच्चों और बाहर से आए श्रद्धालुओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं घने कोहरे का असर दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर भी देखने को मिला, जहां दृश्यता यानी विजिबिलिटी बेहद कम रही। वाहन चालकों को लाइट जलाकर धीमी रफ्तार से चलना पड़ा, जिससे यातायात बुरी तरीके से प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरा बने रहने की संभावना भी जताई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और बिना जरूरत यात्रा न करने की अपील की है। तो देहरादून में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है। दरअसल नगर निगम के भूमि अनुभाग की ओर से अलग अलग टीमें बनाकर निगम क्षेत्र में फुटपाथ पर रखे अवैध बोर्ड, ठेली और होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि चाहे रिहायशी इलाके हो या बाजार, कहीं भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। कई जगहों पर विरोध का भी दृश्य देखने को मिल रहा है और इसी वजह से अब तक ये अभियान पुलिस बल के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। नगर निगम ने लोगों से अपील किया कि वो खुद अतिक्रमण बिल्कुल ना करें, ताकि शहर में यातायात और पैदल चलने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। जो अतिक्रमण देखा जाता है स्पेशली रेजिडेंशियल और इनर स्ट्रीट्स में, जो कि स्ट्रीट्स नैरो भी हैं, वहाँ पर अक्सर या तो नाली होती नहीं है या नाली है तो उसमें कोई रैंप या कोई स्लैब टाइप का बना करके उसको बाधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के भी सभी अतिक्रमण को लेकर के समय समय पर नगर निगम की टीम जब जाती रही है, विरोध का भी कई बार सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं पुलिस बल अब इस कार्रवाई को किया जा रहा है और नगर निगम की टीम और पुलिस टीम के साथ में संयुक्त रूप से अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अब कार्रवाई और अभियान चलाया जा रहा है। जो अतिक्रमण तो अगली खबर विकासनगर से है, जहां अवैध खनन माफियाओं पर फिर से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिला
खान अधिकारी ऐश्वर्य शाह की अगुवाई में विभागीय टीम ने देर रात 3 इलाके पर छापेमारी की, जिसमें परवल, ढकरानी और हरिपुर। परवल में सभी चीजें ठीक मिली, लेकिन ढकरानी में टीम ने अवैध खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा और इसे तुरंत सीज कर दिया। डाक पत्थर पुलिस के हवाले किया गया और इसी छापेमारी में एक 10 टायर डंपर भी अवैध खनन में पकड़ा गया, जिस पर नियमों के अनुसार चालान काटा गया और भारी जुर्माना भी लगाया गया। खनिज पर्यवेक्षक कुमेर सलाल और आशीष गुप्ता की टीम ने पूरी मुस्तैदी दिखाई। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ ये अभियान लगातार चलता रहेगा। देर रात हुई इस कार्रवाई ने इलाके में माफियाओं के बीच खलबली मचा दी और साफ संदेश दिया गया कि कानून का डंडा लगातार चलता रहेगा। तो अगली खबर भी विकासनगर से है, जहां जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व जीएमवीएन उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2022 में हुए सहकारी बैंक भर्ती घोटाले को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उस समय सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की सरपरस्ती में ऑपरेटिव बैंक भर्ती में 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। नौकरियां पाने वाले अभ्यर्थियों के खाते से 10 से 15 लाख रुपए तक का लेन देन हुआ, जिसकी पुष्टि बैंक खातों से की जा रही है। नेगी ने कहा कि मोर्चा लगातार इस घोटाले की जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सहकारिता मंत्री चुप है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि राजभवन भी मामले में मौन सहमति बनाए हुए है। उनके मुताबिक 423 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर भाई भतीजावाद और अनियमितताएं हुई, जिसमें अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को नियुक्ति देने के लिए मोटी रकम ली। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि जांच कमेटी में तीनों जिलों, जिसमें देहरादून, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ तीनों शामिल हैं, उनकी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनसंघर्ष मोर्चा ने फिर से मांग की है कि बैंक भर्ती घोटाले में हुए करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच पर सहकारिता मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैंक भर्ती घोटाला है जो 2022 में हुआ था, उसमें जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद इसमें सचिव सहकारिता है, उन्होंने अक्टूबर 2023 को कह दिया था कि भर्ती में अनियमितता हुई है, इसको निरस्त कर दिया जाए। हमारा आज मामला निरस्त करने का नहीं, निरस्त करने के लिए तो राजभवन से, सरकार से लगातार सबसे कह चुके हैं, लेकिन इसमें मामला मुख्य यह है कि धन सिंह रावत जी की सरपरस्ती में जो उस समय जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं उनके खातों की जांच होनी चाहिए। हम लगातार इस बात को करें, उनके खातों से उस समय 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 14 लाख रुपए की एंट्रियां हुई हैं, वो पैसा निकला है। आखिर जिन लोगों ने नौकरी पाई है उन्होंने पैसों के दम पे नौकरी पा ली, और जो नौकरी पाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बैंक के जो अधिकारी हैं और जो बैंक के पदाधिकारी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके सगे संबंधी हैं, उनके माध्यम से पैसा गया है। हमारा इसमें कहना है कि जो इतना बड़ा स्कैम हो चुका, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? राजभवन ने तो बिल्कुल अपने कान में तेल डाल रखा है, वो सुनने को तैयार नहीं है। बैंक भर्ती घोटाला है जो 2022 में हुआ था, उसमें जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद इसमें सचिव सहकारिता है, उन्होंने अक्टूबर 2023 को कह दिया था कि भर्ती में अनियमितता हुई है, इसको निरस्त कर दिया जाए। हमारा आज मामला निरस्त करने का नहीं, निरस्त करने के लिए तो राजभवन से, सरकार से लगातार सबसे कह चुके हैं, लेकिन इसमें मामला मुख्य यह है कि धन सिंह रावत जी की सरपरस्ती में जो उस समय जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं उनके खातों की जांच होनी चाहिए। हम लगातार इस बात को करें, उनके खातों से उस समय 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 14 लाख रुपए की एंट्रियां हुई हैं, वो पैसा निकला है। आखिर जिन लोगों ने नौकरी पाई है उन्होंने पैसों के दम पे नौकरी पा ली, और जो नौकरी पाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बैंक के जो अधिकारी हैं और जो बैंक के पदाधिकारी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके सगे संबंधी हैं, उनके माध्यम से पैसा गया है। हमारा इसमें कहना है कि जो इतना बड़ा स्कैम हो चुका, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? राजभवन ने तो बिल्कुल अपने कान में तेल डाल रखा है, वो सुनने को तैयार नहीं है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाली चंडीगढ़ के मोहाली स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने उत्तराखंड में छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी है। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि मोहाली कैंपस के लिए 200 करोड़ और यूपी के उन्नाव कैंपस के लिए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है, जिसके लिए सभी छात्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। छात्रों को एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पर 10 से 100% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड के 4000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें ये स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के पास इस वक्त उत्तराखंड से 4000 के करीब विद्यार्थी हैं, और इस इलाके से बात करें तो 178 विद्यार्थी यहाँ से ही हैं। तो हम यहाँ जो भी हमारी प्राप्तियां हैं पिछले साल की अभी तक, उसमें हम भारत की नंबर 1 प्राइवेट विश्वविद्यालय बने। तो उन सभी बच्चों को जो होनहार है
पढ़ाई का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका देने के लिए हमारे माननीय चांसलर सदानंद सिंह संधू जी ने घोषणा की है, जिसकी हम यहाँ पे आज लॉन्च कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के लिए और 50 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव उत्तर प्रदेश के लिए। तो ये स्कॉलरशिप जो है, इसको प्राप्त करने की विधि बड़ी आसान है। बच्चा हमारी वेबसाइट पे जाके CUCET में क्लिक कर सकता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के पास इस वक्त। तो ऋषिकेश में भरत विहार कॉलोनी के बंद पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया। ताले तोड़कर चोर घर के अंदर घुसे और पूरे घर को खंगाल दिया। हालांकि चोरों को घर के अंदर कोई कीमती सामान नहीं मिला। चोरों की घर में घुसने की वीडियो CCTV कैमरे में कैद भी हुई, जिसमें चोर धारदार हथियार और पिस्तौल के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे देखकर लोगों में अपने घरों को लेकर जो सुरक्षा की भावना है उसमें दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि ये घर बंद रहता है। मकान मालिक शहर के बाहर रहते हैं। एक व्यक्ति ने घर किराए पर लेकर उसमें दफ्तर बनाया है और ज्यादातर ऑफिस में नहीं बैठता है। लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग पुलिस से की है और IGP चौकी प्रभारी विनय शर्मा ने बताया कि फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरों की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। फिलहाल घटना की कोई भी लिखित तहरीर नहीं मिली है। यदि मिलती है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरे संज्ञान में सुबह ये आज मामला आया है। अभी 2 दिन पूर्व रात के टाइम कुछ 3 से 4 लोग एक हमारे ही पड़ोस के घर में घुसे हैं और उनके वीडियो में साफ देखा जा रहा है उनके हाथ में पिस्टल भी है और बड़ा चाकू जैसा, चापर जैसा धारदार हथियार भी है। और उसके बाद वो इत्मीनान से घर के अंदर घुसे हैं। उसके बाद वहाँ से चले गए हैं, क्योंकि उस घर में वहाँ कोई नहीं रहता। जो उनके मालिक हैं वो बाहर रहते हैं और जिन्होंने रेंट पे लिया हुआ था वो भी, उनका भी ज़्यादा काम नहीं है, सामान ज़्यादा नहीं था। लेकिन जिस तरह से वीडियो में धारदार हथियार और पिस्टल साफ दिख रही है, इस तरह से पता लगता है कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। आज वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन कहीं किसी दूसरे घर में घुसकर यदि वो कुछ बड़ी वारदात को अंजाम दे दें तो इससे शक नहीं किया जा सकता कि बड़ी घटना हो सकती थी। 14 तारीख को 11:20 पे एक फ्रॉन्क्स गाड़ी में 3 लोग आए और आके उन्होंने ताला वाला काटा और अंदर घुसे हैं। उनके पास पिस्टल भी थी और एक तलवार से, मतलब रमचा टाइप सा था, जो रिकॉर्डिंग में आया है। और उन्होंने अंदर से, क्या कहते हैं, सब तलाशा वलाशा है, चीजें निकालने की कोशिश करी है। जो मंदिर के आगे सिल्वर कॉइन वगैरह या फिर कुछ आइटम था वो लेके चले गए। वो देखिए, मेरे संज्ञान में सुबह ही। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में एक के बाद एक सड़क हादसे होते जा रहा है। दरअसल गुरुवार को नैनीताल में मशहूर कैंची धाम जा रही एक स्कॉर्पियो कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जब 4 सवार, जबकि उसमें जो सवारी थी वो घायल हो गई और उनको अस्पताल में इलाज करवाने के लिए उनको भर्ती करवाया गया। यह हादसा लोहाली इलाके में हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस और SDRF टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद टीम के सदस्य 200 मीटर गहरी खाई में पहुंचे। कार में घायल पड़े यात्रियों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मरने वाले और घायल एक ही परिवार के हैं। पूरा परिवार कैंची धाम दर्शन करने जा रहा था। जैसे ही वाहन कैंची धाम क्षेत्र में पहुंचा, वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया। कार फिसलकर सीधे गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इससे पहले बुधवार को हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे को तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जाकर भिड़ गई थी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शी यानी जिन्होंने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा, उनके मुताबिक टक्कर होते ही इतनी तेज आवाज हुई कि पूरा इलाका थर्रा गया। कार के परखच्चे उड़ गए थे। तो उत्तराखंड में खेल महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार के खेल महाकुंभ में 26 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर 23 दिसंबर से 7 जनवरी और विधानसभा स्तर पर 29 दिसंबर से 12 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। संसद स्तरीय प्रतियोगिताएं 5 जनवरी से 19 जनवरी और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2 जनवरी से 28 जनवरी तक होगा। खेल मंत्री ने बताया कि विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए 1 लाख, सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए 2 लाख और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए 5 लाख रुपए तय किया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ेंगे उन्हें 10 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू हो गई है और प्रतियोगिता प्रारंभ होने के 1 दिन पहले तक जारी रखी जाएगी और अब तक लगभग 1,10,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज आपके मध्य में
हमारे युवा कल्याण विभाग द्वारा जो प्रतिवर्ष हम लोग लगातार 2017 से लेकर अभी तक में जिस तरीके से खेल को प्रोत्साहित करने में लगे हैं और जिस प्रकार से 2017 से लेकर 2024 तक में हम लोग खेल महाकुंभ का आयोजन करते आए हैं और खेल महाकुंभ के आयोजन में लगातार प्रारंभ करने से पहले पीसी के माध्यम से एक बच्चे तक में और जनमानस तक में खेल महाकुंभ के अलग को जागृत करने में जो आपका सहयोग हम लोग अपेक्षा करते हैं, तो आज उसी क्रम में 2025-26 के इस खेल महाकुंभ को अब की बार जो है वो नए नामकरण के साथ में इसको हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब की बार जो ये हमारा खेल महाकुंभ है वो अपने नए नाम मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 के साथ में खेल महाकुंभ को परिवर्तित कर दिया गया है। आज रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार की सड़कों पर बेतहाशा घूम रही ई रिक्शाओं पर लगातार लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग हरकत में आ चुका है और जिलाधिकारी के निर्देश पर पूरे जिले में ई रिक्शाओं और उनके चालकों का वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाएगा। एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा ने भगत सिंह चौक पर चेकिंग अभियान चलाकर कई रिक्शाओं के चालान काटे और उन्हें सीज भी किया। वेरिफिकेशन अभियान में अनधिकृत रूप से चलाई जा रही रिक्शाओं पर रोक लगाई गई और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए रिक्शाओं के लिए विशेष जोन भी निर्धारित किए गए। परिवहन विभाग ने जनता से अनुरोध किया कि केवल अधिकृत और पंजीकृत ई रिक्शाओं का ही उपयोग करें और इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहर में यातायात के नियमों का पालन कराना है। हमारे द्वारा लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई ई रिक्शाओं पर की जाती रही है। आज भी हमारे द्वारा 25 से अधिक ई रिक्शाओं के चालान और 15 ई रिक्शाएं बंद की गई हैं। अभी हमने एक प्लान बनाया है जिसके अंतर्गत जितनी भी हरिद्वार जनपद में ई रिक्शाएं हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ जो वाहन है उसका पूरा तकनीकी जांच की जाएगी, फिर उन्हें एक स्टिकर और एक आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ही वो रिक्शाएं यहाँ पर चल पाएंगी। अभी हम कोशिश करेंगे, कुल मिलाकर यहाँ पर पूरे हरिद्वार जनपद में 15,000 से अधिक ई रिक्शाएँ रजिस्टर्ड हैं। फिर उसके बाद नियमितीकरण होगा तो सही ई रिक्शाएँ रोड पर आ पाएंगी। साथ ही साथ उनका जोन भी डिसाइड करने का ट्राई किया जाएगा, एक प्लान बनाया जाएगा जिसमें वो जोन वाइज चलेंगे और हाईवे वगैरह पर उनका चलना रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा। तो वहीं जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासन ने गांव की ओर अभियान का शुभारंभ कर दिया और विकासखंड यमकेश्वर की न्याय पंचायत किमसार के गंगा भोगपुर में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विधायक रेणु बिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। प्रभारी जिलाधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में 23 विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और इस दौरान ग्रामीणों ने 68 शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी गुणवंत ने सभी शिकायतों के लिए त्वरित निस्तारण और चरणबद्ध बहुउद्देशीय शिविरों के आयोजन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की। उन्होंने खाता खतौनी, नाम सुधार और भूमि विवाद जैसी शिकायतों के लिए राजस्व विभाग को विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेली लाइव। नमस्कार।